Hello everyone, welcome back to Free Academy. This is Vartika. I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स हैं उनमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो मोस्टली इसके अंदर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन के बारे में देखेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम देखने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो रेस्पिरेशन के नाम से जब हम देखते हैं तो ब्रीदिंग, जैसे ब्रीदिंग है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं ये रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन के नाम से ऐसे जानते हैं। लेकिन यहाँ से रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन है वो अंदर जाती है, तो वो ऑक्सीजन जाके फूड को ऑक्सीडाइज करती है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये जो ब्रीदिंग है ये सिर्फ गैसियस एक्सचेंज को बोलते हैं। जब जब सांस लेते हैं और सांस छोड़ देते हैं या फिर गैस का एक्सचेंज करते हैं, उसको हम सिर्फ ब्रीदिंग बोलेंगे। और उस गैस के एक्सचेंज की वजह से जैसे अगर ऑक्सीजन अंदर जा रही है तब उससे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं फूड पार्टिकल्स, और ऑक्सीडाइज करके उसको सिंपलर पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं सेल के अंदर, तो उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये एनर्जी, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में हम उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो फूड पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर फूड पार्टिकल्स में तोड़ेगी, और वो जब तोड़ेगी, ब्रेक डाउन करेगी उनका, तब कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं हम एटीपी की फॉर्म में। फिर फर्दर हमें जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी हम इस एटीपी को तोड़ेंगे और काम में लेंगे। ठीक है, तो ये होती है रेस्पिरेशन। इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसका ब्रेक डाउन होता है, और ये एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन भी होती है। ठीक है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन कैसे कि इसके अंदर एक्सचेंज होता है गैसेस का, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और केमिकल मतलब में ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको हम फिजियोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। फिर है, अब रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन के लिए कोई सबस्ट्रेट भी चाहिए हमें, कि किस चीज़ का रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या चीज़ हम तोड़ेंगे। तो वो जो सबस्ट्रेट होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मोस्टली हमारा ग्लूकोज होता है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो मेजरली ग्लूकोज होता है, और प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स ये भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर रेस्पिरेशन कहाँ होती है, तो ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ये दो साइट्स हैं जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है। एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप। जब रेस्पिरेशन होती है तब ये जो एनर्जी है ये एक ही स्टेप में रिलीज नहीं होती, अलग अलग स्टेप्स के अंदर ये एनर्जी रिलीज होती जाती है, हम इसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करते जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डू प्लांट्स ब्रीथ, तो क्या प्लांट्स हैं वो भी सांस लेते हैं? तो ये जो है, plants unlike animals have no specific organs for gaseous exchange, they have stomata and lenticles for this purpose। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये कई बार स्टेटमेंट में आ जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते जिससे वो रेस्पिरेशन करें, और लेकिन इनके पास कुछ स्टोमेटा होते हैं और कुछ लेंटिकल्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। स्टोमेटा और लेंटिकल्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। टोमेटा मोस्टली लीफ में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में होते हैं, और कोई स्टेम पे या फिर किसी और पार्ट्स पे जब रेस्पिरेशन होता है वो लेंटिकल्स की हेल्प से होता है। ठीक है, फिर जो प्लांट्स हैं उनको ज़्यादा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड। ठीक है, कौन से पार्ट को, जिस पार्ट को गैसेस की ज़रूरत होती है, गैसेस एक्सचेंज करवाना होता है, वो खुद ही कर लेता है। ऐसे नहीं होता कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन होगा वो गैस को एक्सचेंज करवाएगा, फिर वहाँ से सारी गैस है वो पूरे प्लांट में सर्कुलेट होगी। इस तरह से एनिमल्स में होता है। प्लांट्स के अंदर अगर किसी लीफ को ऑक्सीजन चाहिए या फिर CO2 चाहिए तो वो खुद ही CO2 को अंदर ले लेता है टोमेटा की हेल्प से, या फिर अगर स्टेम है उसको चाहिए तो वो लेंटिकल्स की हेल्प से ले लेता है। तो हर एक पार्ट अपनी खुद की गैसियस नीड को
फुलफिल करता है, इसलिए उनको कोई ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा रीज़न है प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज। और प्लांट्स के सभी पार्ट्स को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती गैसेस एक्सचेंज की, इसलिए वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स को नहीं रखते। द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्कियर इज नॉट ग्रेट। और प्लांट्स के अंदर ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा डिस्टेंस है तब वहाँ तक सर्कुलेट करना है, इसलिए उनकी अगर ऐसा हो तो उनको कोई एक पंपिंग ऑर्गन चाहिएगा जो कि उन गैसेस को पंप करे वहाँ तक। तो इस तरह से नहीं होता, इसलिए प्लांट्स के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। ठीक है, फिर जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, ये एरोबिक और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपलर में बनेंगे, लेकिन प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन वहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा उस टाइम पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कोई भी फूड मॉलिक्यूल है का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ पे CO2 और वाटर रिलीज होंगे। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से CO2 और वाटर रिलीज होते हैं। वहीं पे कोई भी मॉलिक्यूल है उसका पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और इथेनॉल, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस पे। ग्लाइकोलाइसिस है ये एक फर्स्ट स्टेप होती है रेस्पिरेशन की। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये रेस्पिरेशन की, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। और ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों बोथ रेस्पिरेशन में चलती है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा, वो ग्लाइकोलिसिस में तो ग्लाइकोलिसिस तो उनमें चलेगी ही। ठीक है, और जब ग्लाइकोलिसिस चलती है तो ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करती है फूड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है 10 स्टेप्स में, 10 स्टेप्स चाहिए होती है इसको कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, 10 स्टेप्स में चलती हैं और उन स्टेप्स में अलग अलग एंजाइम्स यूज होते हैं। और ये सबसे पहले गुस्ताव एम्बर्डन, ओटो मेयरहोफ और जेम्स पार्नास, ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी। इसी के वजह से इस साइकिल को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, E से एम्बर्डन, M से मेयरहोफ, P से पार्नास। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस को हम EMP पाथवे भी बोलते हैं और ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पे ये चलती है। और इट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, वाया सीक्वेंस ऑफ एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन, बहुत सारे एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन होते हैं और लास्ट में ग्लूकोज टूट के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और कुछ बीच बीच में कुछ ATP बनती है, कुछ NADH2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और ये एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में ओनली ग्लाइकोलिसिस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम सिर्फ ग्लाइकोलिसिस चलता है। ठीक है, बाकी के और रिएक्शंस हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होते। हम ग्लाइकोलिसिस को देखते हैं तो ये कंप्लीट होती है पूरे 10 स्टेप्स के अंदर। तो पहली स्टेप है उसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और एक ATP यहाँ पे यूज होती है। ठीक है, और इस टाइम पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम को यूज किया जाता है और ये एक इरिवर्सिबल स्टेप होती है, इरिवर्सिबल स्टेप है ये। ठीक है, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमराइजेशन होती है और बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है और ग्लूकोज सीडो फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यूज होता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट या फिर बिसफॉस्फेट बनता है और इस टाइम पे भी एक एटीपी यूज होती है। यहाँ पे एक 6th पोजीशन पे फ्रक्टोज में 6th पोजीशन पे एक फॉस्फेट था, हमने एक एटीपी और यूज करी तो फर्स्ट पोजीशन पे भी एक और फॉस्फेट हमने यूज किया और बनाया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। और इस टाइम पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम यूज किया। काइनेज एंजाइम जहाँ पे भी आ जाता है तो हम एटीपी को यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, वो एल्डोलेज एंजाइम को यूज करके दो मॉलिक्यूल्स बनाता है, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, DHAP और PGAL, इसके नाम से हम इन दोनों को भी जानते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्जेबल होते हैं और फिर इसके बाद में यहाँ से सेम चलता है ये पूरा। ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक NADPH2 बनाता है और बनाता है 1,3 बिसफॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 PGAL, ठीक है, 1,3 PGA। तो इसको बनाने के लिए एंजाइम आता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर इसके बाद एक एटीपी है वो बनती है और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है 3 PGA। एक एटीपी है वो कम हो गया और इसका जो फॉस्फेट है वो यहाँ पे रिलीज होके एटीपी बना दिया, ठीक है। और फिर 3 फॉस्फेट से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट और इस टाइम पे फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम काम करता है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनता है और फाइनली एक एटीपी बनती है और बन जाते हैं पाइरुवेट मॉलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, लास्ट तक 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे पाइरुवेट काइनेज एंजाइम आता है। तो एंजाइम तो ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बाकी स्टेप्स हमें याद रखनी है। ये टोटल 10 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले ग्लूकोज बनता है, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, वहाँ से एक एटीपी को यूज़ करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, फिर उसके बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर फर्दर एक एटीपी यूज़ की जाती है और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। इनसे आगे बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फिर एक NADPH2 बनता है और प्रोडक्ट बनता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। यहाँ पे एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है और फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो जाता है। फिर इसके बाद में 2 फॉस्फोग्लिसरेट है वो PEP में कन्वर्ट हो जाता है और एक एटीपी मॉलिक्यूल है वो उसका सिंथेसिस होता है और पाइरुवेट मॉलिक्यूल बन जाता है। ये एंड प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट हमें पूछा जाए तो 2 पाइरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। और यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम्स के बारे में पूछा जाए या फिर स्टेप्स के बारे में पूछा जाए तो वो 1, 3 और 10 होते हैं। 1 पे हेक्सोकाइनेज वाली होती है, 3rd फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाली होती है और 10th पाइरुवेट काइनेज। ये 3 स्टेप्स ऐसी हैं कि एक तो इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, इसीलिए ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स भी होती हैं और इसीलिए ये इसमें जो एंजाइम्स हैं ये रेट लिमिटिंग एंजाइम्स होते हैं। और कई बार ये पेसमेकर एंजाइम का क्वेश्चन आ जाता है कि पेसमेकर एंजाइम कौन सा होता है, तो PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये पेसमेकर एंजाइम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो पूरी ग्लाइकोलिसिस है इसके अंदर कितनी एटीपी बनी,
ग्लाइकोलिसिस की जब हम बात करते हैं, इसमें 2 ATP यहाँ पे यूज हुई और 2 ATP यहाँ और 4 ATP बनी, 2 ये बनी 2 ये बनी, ठीक है। 4 ATP बनती है, 2 ATP यूज करते हैं हम, तो नेट ATP कितनी रह जाती है, 2। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 सबस्ट्रेट लेवल की ATP मिलती है, 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की ATP आती है। और NADPH2 की बात करें, NADH2 की बात करें तो 2 NADH2 बनते हैं, ठीक है। ये एनर्जी होती है जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस से मिलती है। फिर हम आगे चलते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ये हमें कुछ बैक्टीरियाज में भी देखने को मिलता है। इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और इसमें क्या होता है, 7% एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज रिलीज, नॉट ऑल ऑफ इट्स ट्रैप्ड। जो सारी एनर्जी है, ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, कई बार पूछ ली जाती है कि जो 7% एनर्जी है सिर्फ वही रिलीज होती है, सारी एनर्जी ट्रैप नहीं की जाती। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है, एटीपी की फॉर्म में हम उसे स्टोर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 7% एनर्जी ही उसकी ट्रैप की जाती है। और ये हजार्डियस प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एसिड्स और अल्कोहल रिलीज होते हैं। फर्मेंटेशन हजार्डियस प्रोसेस होता है, इसमें एसिड और अल्कोहल रिलीज होते हैं जो कि खुद बैक्टीरियाज या फिर यीस्ट पॉइजन इटसेल्फ 13% अल्कोहल। ये एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दी गई थी कि जो यीस्ट है उसमें पॉइजन आ जाता है, वो टॉक्सिक हो जाती है अगर उसमें 13% ऑफ अल्कोहल है वो इकट्ठी हो जाए। जैसे जैसे फर्मेंटेशन होगा, यीस्ट का फूड ब्रेकडाउन होगा तो वो फर्मेंटेशन से करती है, और जैसे ही उसके पास 13% अल्कोहल इकट्ठी हो जाती है तो वो यीस्ट के लिए खुद के लिए ही पॉइजनस हो जाती है, इसलिए ये हजार्डस प्रोसेस होती है, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि फर्मेंटेशन है ये कहाँ होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस 2 तरह की होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट होता है इथेनॉल प्लस CO2। तो यहाँ पे पाइरूवेट है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल और 1 कार्बन की CO2 है वो रिलीज हो जाती है, ठीक है। इस तरह से इनके कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज और एक पाइरूवेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पे CO2 को तोड़ा गया है तो 2 रिएक्शन होती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन और डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक NADH2 का फॉर्मेशन होता है, NADH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। फिर हम देखें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर 3 कार्बन का जो पाइरुविक एसिड है वो 3 कार्बन के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और एंजाइम यूज किया जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे भी NADH मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये थी फर्मेंटेशन के बारे में। इसमें हमने 2 तरह के फर्मेंटेशन देखे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। जैसे कई बार ना बहुत एक्सरसाइज करते हैं हम तो ऑक्सीजन है उसकी शॉर्टेज बढ़ जाती है, तो उस टाइम पे जब मसल्स हैं उनके अंदर लैक्टिक एसिड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, जल्दी जल्दी इतनी ऑक्सीजन है वो नहीं दी जाती और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आती है लिंक रिएक्शन। तो जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस चलाई, ठीक है,
तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज, हमने ग्लूकोज सबस्ट्रेट लिया था और बनाया पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड आगे जाएगा क्रेब्स साइकिल में, उससे पहले ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में जाता है, ठीक है। इसमें जाने से पहले, ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले एक और रिएक्शन होती है जो कि इसको लिंक करती है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लिंक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो पायरुविक मॉलिक्यूल है, पायरुवेट मॉलिक्यूल है, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। अब ये जो पायरुविक एसिड था ये 3 कार्बन का है, एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का है। तो हम देख लेंगे यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, मतलब यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है, एक डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और इस टाइम पे एक NADH प्लस है वो कन्वर्ट होता है NADH के अंदर, मतलब यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी हो रही है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी होती है, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी होती है। यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो ये कंप्लीट होती है लिंक रिएक्शन, जिसके अंदर पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट किया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। तो एक CO2 है उसको रिलीज किया जाता है और 2 कार्बन का एसिटिल कोएंजाइम ए बनाया जाता है। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, एक NAD प्लस है वो कन्वर्ट होता है NADH2 में, तो यहाँ पे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी होती है, और एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है उसको ऐड किया जाता है। तो ये पूरी लिंक रिएक्शन होती है। अब लिंक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये फर्दर जाएगा क्रेब्स साइकिल में, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।